नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो शायद कई लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी, लेकिन जिसकी गूंज सालों तक साथ रह जाती है। हम बात कर रहे हैं जयश्री रोइकर की लिखी कहानी चूड़ीवाला, जो महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की मराठी किताब का हिस्सा है। और ये सिर्फ एक स्कूली कहानी नहीं है। ये उन कहानियों में से है जो कागज से उतरकर आपके दिल में बस जाती है। हमारे पास इसका मूल पाठ है और आज हम इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण चूड़ियां बेचने वाले की कहानी में ऐसी क्या बात है जो इसे इतना इतना यादगार बना देती है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि लेखिका ने शब्दों से जादू कैसे किया। ये कहानी इंसानी रिश्तों, दुख और एम्पैथी मतलब हमदर्दी की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, कहानी की पहली आवाज से। हाँ, कहानी खुलती ही एक बहुत ही आम घरेलू आवाज से। कोई बाहर से पुकारता है, बाबूजी, आज मासा जाएंगे क्या? और घर के अंदर से बेटा जवाब देता है, बहू बेटे। ये दो लाइनें ही मतलब पूरा माहौल बना देती हैं। ये कोई अजनबी नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं आया है। सही कहा। उस एक सवाल में बहू बेटे यानी क्या बहू के लिए एक पूरा इतिहास छिपा है। ये बताता है कि ये चूड़ी वाला, जिसका नाम हमें बाद में अब्दुल पता चलता है, इस परिवार की पीढ़ियों को जानता है। उसे पता है कि घर में नई बहू आई है। हाँ, वो एक सेल्समैन नहीं, एक फैमिली फ्रेंड जैसा लगता है। बिल्कुल। और यही लेखिका की खूबी दिखती है। उन्होंने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। अब्दुल आते ही कहता है, आजचा दिवस म्हणजे तर स्त्रियांच्यासाठी पर्वणीच। यानी आज का दिन तो औरतों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। अब देखिए, ये एक बेहतरीन सेल्स पिच है। वो माहौल बना रहा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ व्यापार नहीं है। नहीं, उसकी आवाज में एक खुशी है, एक अपनापन है जो बताता है कि वो इस घर की खुशियों में शामिल होने आया है, सिर्फ अपना सामान बेचने नहीं। और लेखिका हमें फौरन अपने बचपन में ले जाती है, जब वो अब्दुल को देखती थीं। वो उसका वर्णन करती हैं, उसके हाथ में बांस की मोटी पेटी और एक रेशमी थैली। मुझे ये वर्णन हमेशा किसी जादूगर जैसा लगता है, जैसे वो कोई जादुई पिटारा खोलने जा रहा हो। है ना? और वो पिटारा खोलता भी वैसे ही है। लेखिका लिखती है कि वो उसे कितने ध्यान से, कितने सलीके से खोलता था। और फिर जो रंगों का विस्फोट होता है, लाल, हिरव्या, निळ्या रंगांच्या काचेच्या बांगड्या, लाल, हरी, नीली कांच की चूड़ियां जिन पर रोशनी की चमक पड़ रही है। लेखिका चाहती है कि हम उस बच्चे की आंखों से उस खजाने को देखें, और हम देखते हैं। और वो बच्चा यानी छोटी लेखिका एक मेहराब के पीछे छिपी उसे देख रही है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब्दुल उसे देख लेता है। हाँ, त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष लिवे। वो कितना पारखी है। भीड़ में भी उसने उस एक जिज्ञासु जोड़ी आंखों को पहचान लिया। ये कहानी का एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण पल है। बिल्कुल। वो सिर्फ उसे देखता नहीं, वो उसके लिए कुछ करता है। वो एक छोटी सी हरी चूड़ी निकालता है और उसे पहनाते हुए अपना खास गीत गाता है, चूड़ी वाला अब्दुल्ला डाला। वो एक छोटी सी भेंट, वो एक पल की मेहरबानी लेखिका की सबसे गहरी याद बन जाती है। यहीं से एक कारोबारी रिश्ते की जगह एक भावनात्मक रिश्ते की नींव पड़ती है। और ये रिश्ता वक्त के साथ कितना गहरा होता चला जाता है। अब्दुल अब सिर्फ त्योहारों पर आने वाला चूड़ी वाला नहीं रहता, वो परिवार की रस्मों का हिस्सा बन जाता है। एक लाइन है, प्रत्येक सणाला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या, यानी हर त्योहार पर पहली चूड़ियां उसी के हाथ से पहनी जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत बड़ा। वो एक वेंडर से एक परंपरा का हिस्सा बन गया है। लेखिका एक और कमाल की बात लिखती है, त्यांच्या मनातलं ओळखायचा। मतलब वो उनके मन की बात पहचान लेता था। एग्जैक्टली। उसे पता होता था कि किसे कौन सा रंग भाएगा, किसकी कलाई पर कौन सी चूड़ी खिलेगी। ये सिर्फ अनुभव नहीं है, नहीं, ये एक गहरा जुड़ाव है, एक सहानुभूति है। वो चूड़ियां नहीं बेच रहा था, वो रिश्ते बना रहा था। कुछ देर तक तो कहानी इसी गर्मजोशी और अपनेपन के माहौल में चलती है। ऐसा लगता है कि ये बस ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। और इस कहानी में वो मोड़ एक नाम के साथ आता है, शानू। शानू, अब्दुल की बेटी। एक ऐसा किरदार जिसे हम कभी देखते नहीं, लेकिन जिसे हम अब्दुल की आंखों और उसके शब्दों से प्यार करने लगते हैं। हाँ, अब्दुल जब अपनी बेटी के बारे में बात करता है तो उसका चेहरा खिल उठता है। वो बताता है कि वो कितनी सुंदर, तेजस्वी, गोरी पान टपोरिया डोलेंची है। सुंदर, होशियार, गोरी और बड़ी बड़ी आंखों वाली। वो उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहा है, उसके भविष्य के सपने देख रहा है। वो शानू को हमारे लिए इतना असली बना देता है कि हम भी उसके होने की खुशी महसूस करने लगते हैं।
और शायद इसीलिए जब त्रासदी होती है तो उसका असर इतना गहरा होता है। एक दिन अब्दुल आना बंद कर देता है। और जब कई दिनों बाद वो लौटता है तो वो खुद नहीं आता, उसकी एक चिट्ठी आती है। ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। हाँ, लेखिका खुद हैरान होती हैं कि चिट्ठी मराठी में है। अरे पण चिट्ठी मराठी तो ना है। सही बात है। ये समाज में मौजूद उन अनकही धारणाओं पर एक छोटी सी टिप्पणी है कि हम लोगों को कैसे कुछ दायरों में बांध देते हैं। उस चिट्ठी में वो खबर थी जिसने सब कुछ बदल दिया। शानू अब नहीं रही, टाइफॉइड ने उसकी जान ले ली। लेकिन चिट्ठी में जो लिखा था वो सिर्फ एक बुरी खबर नहीं थी। उसमें एक ऐसी पंक्ति थी जो इस कहानी का मतलब उसका दिल है, उसका सार है। हाँ, अब्दुल लिखता है, माणूस म्हणून जगण्याचा माझा हक हिरावून नेऊ नका। एक इंसान की तरह जीने का मेरा हक मुझसे मत छीनो। या किसी और चूड़ी वाले को मत बुलाना। नहीं, वो कह रहा है मुझे इंसान बने रहने दो, मुझे मेरा दुख मनाने का हक दो। बिल्कुल। वो डरा हुआ है कि अगर वो त्योहार के दिन अपनी बेटी की मौत के बाद चूड़ियां बेचने नहीं आया तो ये परिवार जो उसका अपना है उसे सिर्फ एक चूड़ी वाला समझकर भूल जाएगा। वो रिश्ता खोने से डर रहा है, कारोबार नहीं। और यही वो बिंदु है जहां कहानी एक सामाजिक टिप्पणी से ऊपर उठकर इंसानी भावना की सबसे गहरी परत को छूती है। ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के मन में उठता है जिसका काम उसकी पहचान से जुड़ा है। क्या मेरी कीमत मेरे काम तक ही है? अगर मैं अपना काम ना कर पाऊं तो क्या मेरी इंसानियत की कोई कीमत नहीं रहेगी? अगर इस कहानी का विश्लेषण करना हो तो ये वो पंक्ति है जो अब्दुल के पूरे चरित्र और उसके डर को खोल कर रख देती है। और इस मुश्किल घड़ी में परिवार का जो रवैया रहता है वो सच में इंसानियत की मिसाल है। बिल्कुल। वो अब्दुल को बुलाते हैं चूड़ियां खरीदने के लिए नहीं, बल्कि एक दुखी पिता से मिलने के लिए। और फिर वो करते हैं जो शायद शब्दों से कहीं ज्यादा कीमती था। त्या दिवशी घरात कोणीही बांगड्या भरल्या नाहीत। उस दिन घर में किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी। एक खामोश लेकिन सबसे शक्तिशाली संदेश। उन्होंने त्योहार के रिवाज से ज्यादा एक इंसान के दुख को सम्मान दिया। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कोई बात नहीं, अगले साल पहन लेंगे। उन्होंने उसके दुख में हिस्सा लिया, उसे दिखाया कि वो उनके लिए सिर्फ एक चूड़ी वाला नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। और लेखिका के दादाजी ताजी साहब उसे अपने पास कुर्सी पर बिठाते हैं। उस जमाने के सामाजिक ताने बाने में ये एक बहुत बड़ी, बहुत सम्मानजनक बात थी। बहुत बड़ी बात। इसके बाद जब अब्दुल वापस आता है तो वो एक बदला हुआ इंसान है। उसकी वो बुलंद आवाज, वो उत्साह सब जा चुका है। हाँ। लेखिका लिखती हैं, अब्दुल से डोड़े पानिया ने काठो खाट भरू ना ले। उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी थीं और वो अपने साथ कुछ लेकर आया था। है कि अब वो इन्हें देख नहीं सकता। इन्हें देखकर उसे शानू की याद आती है और वो उन्हें लेखिका को दे देता है। कहता है, तुम पहनो, तुम्हें देखकर मुझे लगेगा कि मेरी शानू ने ही पहनी है। ये दिल तोड़ देने वाला पल है। बहुत। एक पिता के सारे सपने उन चूड़ियों में थे और अब वो उन सपनों को, उस याद को लेखिका को सौंप रहा है। ये एक निस्वार्थता का चरम है। वो अपने दुख को किसी और की खुशी में बदलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर चूड़ियों का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। जो चूड़ियां अब तक खुशी, त्योहार और परंपरा का प्रतीक थीं, वो अब एक पिता के प्यार, उसके अधूरे सपनों और एक दर्द भरी याद का प्रतीक बन जाती हैं। सही। इस एक काम से अब्दुल अपने दुख को एक नया अर्थ देने की कोशिश करता है। वो शानू की याद को एक ऐसी जगह सुरक्षित रखना चाहता है जहां उसे खुशी से देखा जाए, दुख से नहीं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसके मुख्य विषय क्या हैं जिन्हें समझना जरूरी है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी विषय है मानवीय संबंध जो सामाजिक और धार्मिक दीवारों से परे हैं। एक मुस्लिम चूड़ी वाला और एक हिंदू परिवार के बीच का ये रिश्ता इतना गहरा और सच्चा है कि धर्म या पेशा कभी आड़े नहीं आता। ये सामाजिक सद्भाव का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। बिल्कुल। दुख और खुशी में कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ इंसानियत होती है। दूसरा, मुझे लगता है सहानुभूति का महत्व है। हाँ। परिवार ने जिस तरह अब्दुल के दुख को समझा और सम्मान दिया, वो दिखाता है कि सच्ची हमदर्दी सिर्फ सांत्वना के दो शब्द बोलना नहीं है, बल्कि किसी के दर्द को महसूस करना और उसके साथ खड़े होना है। उनका उस दिन चूड़ियां ना पहनना हजारों शब्दों से भारी था। निश्चित रूप से। और तीसरा है चरित्र का विकास। अब्दुल की यात्रा देखिए, वो एक हंसमुख कुशल विक्रेता के रूप में आता है, फिर एक प्यार करने वाले पिता के रूप में उभरता है और अंत में दुख और गरिमा से भरे एक सहनशील इंसान के रूप में हमारे सामने आता है। ये चरित्र चित्रण इतना मजबूत है कि अब्दुल हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है।
किसी भी छात्र के लिए उसके चरित्र के इन पड़ावों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और अंत में कहानी का शीर्षक ही चूड़ी वाला, हाँ, ये कितना सरल शीर्षक है, लेकिन कहानी खत्म होते होते इसका वजन कितना बढ़ जाता है। सही कहा। वो सिर्फ एक चूड़ी वाला नहीं है, लेकिन उसकी पूरी कहानी, उसके रिश्ते, उसका दुख, सब कुछ उन चूड़ियों से ही जुड़ा हुआ है। ये शीर्षक उसकी पहचान भी है और उसकी कहानी का केंद्र भी। बिल्कुल, यही इस शीर्षक की सार्थकता है। यह हमें बताता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और किसी भी इंसान की पहचान सिर्फ उसके काम तक सीमित नहीं होती। उस काम के पीछे एक पूरी दुनिया होती है, सपनों और दुखों की दुनिया। चूड़ी वाला हमें याद दिलाती है कि इंसानियत के रिश्ते कितने अनमोल होते हैं और ये रिश्ते अक्सर उन जगहों पर पनपते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जिंदगी का एक सबक है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचा जा सकता है। कहानी वहां खत्म होती है जहां लेखिका शानू की चूड़ियां पहन लेती हैं। सोचिए, उस एक पल के बाद लेखिका और अब्दुल का रिश्ता कैसा रहा होगा। जब भी लेखिका उन चूड़ियों को अपनी कलाई पर देखती होंगी, उन्हें क्या महसूस होता होगा? और जब भी अब्दुल उन्हें उन चूड़ियों में देखता होगा, हाँ, तो क्या उसे सुकून मिलता होगा या उसका दर्द ताजा हो जाता होगा? किसी की याद को इस तरह एक वस्तु के जरिए जिंदा रखना उस रिश्ते को हमेशा के लिए कैसे बदल देता है? कहानी यहां खत्म होती है, पर शायद एक नया खामोश रिश्ता वहीं से शुरू होता है।